हैं। तो मॉडर्न में हमने यूरोपियों के आगमन से इसकी शुरुआत की है। यूरोपियों के आगमन में हमने पूरी थ्योरी को देखा कि कैसे किन कारणों से यूरोपीय आए और ये अलग रहे प्राचीन और मध्यकाल के विदेशियों से। उन परिस्थितियों के देखते हुए जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने आपको दिया। फिर हम पुर्तगीजों के आगमन के बारे में या पुर्तगालियों का भारत में अध्ययन कर रहे हैं। तो पुर्तगालियों के अध्ययन करने के क्रम में हम कल जो है इतनी बातों की चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पुरानी क्लास का। जो बच्चे आज जुड़े हैं, जो कल जुड़े हैं, उनका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा पुर्तगालियों का। डेली की क्लास में 5 से 7 मिनट हम रिव्यू क्लास के रूप में आपको लेंगे। आज का जैसे आज जो पढ़ाया है कल उसको थोड़ा सा समराइज आपको करा देंगे, ताकि आपको चीजें कंठस्थ होती चले, समझ में आती रहे। आप जैसे चैप्टर वाइज प्रश्नों को सॉल्व करते रहें, पढ़ना और आसान हो जाएगा। ठीक, तो कल तक की चर्चा में हमने देखा कि पुर्तगाली या विदेशियों के भारत में आने के कारणों की हमने चर्चा की, यूरोपियों के। फिर उनके हमने प्रभाव की चर्चा की। कारणों में हमने जो चर्चा की, कारणों में हमने क्या बताया? कारणों में हमने बताया कि 1453 में कुस्तुनतुनिया की घटना जो हुई उसमें उस्मानिया साम्राज्य ने जब उस पर कब्जा कर लिया तो जो फारस की खाड़ी और लाल सागर वाला मार्ग था वो अन्य यूरोपों के लिए अवरुद्ध हो गया। दूसरा, इटली और वेनिस जो उस समय यूरोप के और एशिया के व्यापार का एकाधिकार जिसके पास था, वो नहीं चाहते थे कि यूरोप के अन्य राष्ट्र खासकर पुर्तगाल और स्पेन इस प्रतियोगिता में शामिल हो, इस पुराने मार्ग का उपयोग करें। तो फिर विकल्प के अभाव में और भारत की आर्थिक समृद्धि भी उनको जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। प्राचीन काल से हमने बताया था कि रोम, फिर मध्यकाल में रोम के साथ, गुप्तों में इंडोनेशिया, मध्य एशिया के साथ, इस तरीके से व्यापार वाणिज्य से शुरू से भारत की आर्थिक समृद्धि हमने चर्चा किया था। सोने की चिड़िया, बर्नियर की बात की थी हमने, प्लिनी की बात की थी। ये सब आकर्षण का केंद्र बने रहे। दूसरे, वो जो है जो रास्ता था, उस रास्ता मतलब व्यापारिक मार्ग, उस व्यापारिक मार्ग के कारण भी ये आए। फिर उसके बाद इस तरीके से हमने 4-5 और कारणों की चर्चा की थी कि 15वीं-16वीं शताब्दी में समुद्री जलयान या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हुई, तो आवागमन आसान हो गया। दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार हो चुका था। पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन जो है उसने वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया और पुनर्जागरण ने लोगों को साहसिक बनाया। इन सब कारणों से भारत में यूरोपियों के आने के आकर्षण के कारण रहे, केंद्र रहे। प्रभाव की भी हमने चर्चा की कि प्रारंभिक चरण में पुर्तगालियों के आने से भारत के जो है जो छोटे छोटे व्यापारी थे, स्थानीय व्यापारी, यहाँ के राजा, यहाँ के जो है अन्य लोगों को इसका लाभ हुआ। अर्थात ओवरऑल प्रारंभिक चरण में यूरोपियों के आने से भारतीय व्यापार वाणिज्य को, भारतीयों को लाभ हुआ। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी की शुरुआत होती है और फ्रांस और अंग्रेजों के बीच यहाँ पे कर्नाटक के युद्धों की प्रक्रिया होती है और ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है, तो धीरे धीरे वो जो लाभ था वो हानि में बदलने लगा और भारत की मनोदशा विकृत हो गई। हम गुलामी के मानसिकता से ग्रसित हो गए। हमारी राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सभी प्रणालियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ प्रभाव तो हमें आज तक भी उसके दिखाई दे रहे हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र का। इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट की चर्चा इसलिए की थी कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस की या अन्य स्टेट की परीक्षाओं में आपको कथन कारण के प्रश्नों में कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं, इंटरव्यू में भी प्रश्न बनते हैं। इसलिए हमने क्लास को यूरोपियों के आगमन के पहले पूरी पृष्ठभूमि संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। फिर कल हमने जो चर्चा किया था कि कौन सा यात्री आया था। हमने वास्को डिगामा के बारे में चर्चा किया था। वास्को डिगामा, इसको रिवीजन करा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा के बारे में चर्चा किया। कल हमने पेड्रो अल्बरेज के बारे में चर्चा किया, पेड्रो अल्बरेज के बारे में चर्चा किया। फिर हमने कल इनकी आर्मेडा व्यवस्था, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था की चर्चा किया, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था की चर्चा किया हमने। कल हमने इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी की चर्चा की, ब्लू वाटर पॉलिसी की चर्चा की। फिर थोड़ी सी हमने यहाँ के इनके द्वारा समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, खास करके महिलाओं और मुस्लिमों के ऊपर पड़े प्रभाव की चर्चा की। इतनी चर्चा हमने अभी तक इसमें किया है। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर ले। जो कल की क्लास में जुड़े हुए होंगे उनको भी रिवीजन हो जाएगा, जो आज की भी क्लास में जुड़ रहे हैं उनको भी ध्यान में आएगा कि ये चीजें सीक्वेंस से आगे बढ़ती रहती हैं।
तो वास्को डी गामा की हमने चर्चा किया। उसके पहले हमने आपको 1487 की एक घटना बताई थी, बार्थोलोमियास के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? बार्थोलोमियास। इन्होंने जो है बार्थोलोमियास, इन्होंने 1487 में अफ्रीका के हमने मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी आपको, के पास गुड होप जिसको बोलते हैं, आशा अंतरिक्ष द्वीप बोलते हैं, वहां पर तक की यात्रा की थी। और वास्को डी गामा वहां से आगे बढ़ता हुआ वो भी रास्ते पर पहुंचा भारत के, हमने बताया था केरल के मालाबार तट पर। कभी कभी प्रश्न पश्चिमी तट करके पूछता है, कभी कभी राजा का पूछता है कि मालाबार कौन से वंश का शासन था, तो कालीकट का शासक था, जमोरिन जिसको कहा था, वहां पहुंचे। और वास्को डी गामा का सह यात्री जो था उसका नाम भी हमने आपको बताया था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ये आया, ये पुर्तगाल से यहाँ पहुंचने में इसने 90 दिन की यात्रा की। 90 दिन की यात्रा के बाद जब यह पहुंचा, यहाँ के मसालों के व्यापार पर इसका प्रभाव रहा। पुर्तगीज जब आए तो दो उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आए थे। एक तो यहाँ के व्यापार वाणिज्य को में एक अपना वर्चस्व कायम करना, दूसरे ईसाई धर्म को यहाँ पे बढ़ावा देना, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। क्योंकि पोप के द्वारा पुर्तगीजों को, पुर्तगीज शासक को कि ये यात्री आए, इनको पुर्तगीज और स्पेन के शासकों ने बड़ी मदद की। पुर्तगीज शासक हेनरी खस्टम ने जो है वित्तीय मदद की इन लोगों को यहाँ पहुंचने में, इसलिए ये पुर्तगीज सरकार के अधीन भी आए थे। और इस तरीके से पोप ने इनको आदेश भी दिया था कि उत्तमाशा अंतरिक्ष जो हमने केप ऑफ गुड होप बताया, उसके पूर्व का साम्राज्य आप चाहे जितना विस्तार कर लीजिए, आपका उद्देश्य व्यापार के साथ ईसाई धर्म को भी बढ़ावा देना होगा। ये इनका भी एक मुख्य एजेंडे में शामिल था, मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। इतनी चर्चा हुई। फिर हमने वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि वास्को डी गामा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, यह भारत में कितनी बार आया। तो कल हमने इसकी आपको चर्चा भी बताया था कि 3 बार, हमने प्रश्न के माध्यम से इसको बताया 3 बार आया। 17 मई 1498 की किताब में हमने कहा कि डेट यहाँ 20 मई लिखी हुई है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। फिर हमने आपको बताया दोबारा ये 1502 में आया। फिर हमने आपको बताया ये 1524 में भी आया। और 1524 में जब आया तो यही कोच्चिन में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी भी हमने चर्चा की थी। और हमने आपको बताया था फ्रांसिस चर्च में इसको दफना दिया गया था, इतनी चर्चा की थी। एक चर्चा में इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और है, जो वास्को डी गामा, देखिए भारत में कुछ जहाज ऐसे हैं जिनके नाम पूछे गए हैं। आप मॉडर्न पढ़ते होंगे तो राजपुताना जहाज से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो इस बार पूछा गया परीक्षाओं में। हेक्टर मुनरो जो आया था हॉकिंस, तो वो किस जहाज से आया था, तो उसके भी नाम को पूछा गया। उसी तरीके से वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था उसका भी नाम था गैब्रियल, उसका नाम था गैब्रियल। ये भी ध्यान में रखिएगा, गैब्रियल नामक जहाज में बैठ करके वास्को डी गामा यहाँ पे आया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इतनी चर्चा हमने ये संक्षिप्त की। दूसरा जो अल्वारेज की हमने चर्चा की, ये पेड्रो अल्वारेज, ये दूसरा पुर्तगीज यात्री था जिसने भारत में यात्रा की। पेड्रो अल्वारेज ये 1500 के आसपास आया था, हमने इसकी भी चर्चा की थी। किसी किताब में 1501 दिया हुआ है। ये आप देखिए, आज के हवाई जहाज का दौर नहीं था कि आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की फ्लाइट में आ जाते थे। तब जलयान के द्वारा भी 5-5 6-6 महीने लग जाते थे। इसलिए कहीं कहीं 1500-1501, लेकिन ये 1500 ही ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कि पुर्तगीज यात्री, द्वितीय पुर्तगीज यात्री पेड्रो अल्वारेज जो पुर्तगाल से भारत की सीमा में आया, ये ठीक। फिर उसके बाद हमने बताया था कि यहीं से फिर उसके बाद पुर्तगीज में गवर्नरों की शुरुआत हो जाती है, उसको हमने रोक दिया था। हमने कहा कि आपको गवर्नर से अल्मीडा, अल्बुबर, नीलो डिकुना और ओरिएंतो, इनकी हम आज चर्चा करेंगे। और लेकिन हमने जो मूल पॉलिसी इनकी थी उसकी चर्चा की थी, जो शब्दावलियों के माध्यम से परीक्षा में कई बार पूछी गई है। जैसे कार्टेज अल्मीडा व्यवस्था का संबंध किससे है, हमने आपको बताया पुर्तगीजों से है। और क्या है इसमें, हमने आपको बताया था कि समुद्री व्यापार, हमने आपको मैप के माध्यम से ये समझाया था कि ये अरब सागर, ये इस पूरे क्षेत्र पर भारत के उस समय के जो शासक वर्ग थे, खासकर मुगल और ये दक्षिण भारत के जो लोग, ये सब स्थल पर शक्तिशाली थे, लेकिन इनके पास जलयान या समुद्री यान या इस तरीके की शक्ति प्राप्त नहीं थी। तो पुर्तगीजों ने इसी व्यापार का यही एक मार्ग था, ये मार्ग जो लाल सागर फारस की खाड़ी को जोड़ते हुए यूरोप तक ले जाता था। तो पुर्तगीजों का 16वीं शताब्दी में
नाव और अन्य चीजों के द्वारा इतनी गुणवत्ता होने के कारण एकाधिकार था। तो उस समुद्री व्यापार पर जो भी भारतीय व्यापारी या कोई भी व्यापारी, चाहे भारतीय हो चाहे राजा का व्यापारी, कोई भी व्यापार करता था, तो उसके नाव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लोग एक लाइसेंस जारी करते थे, और जो लाइसेंस नहीं लेता था उसकी नावों को जब्त कर लेते थे। तो इस जब्त की व्यवस्था को लाइसेंस और सैन्य शक्ति के द्वारा, अगर कोई विरोध करना चाहे तो उसको सैन्य शक्ति के द्वारा संरक्षण भी देते थे और दबाते भी थे। तो इस दोनों व्यवस्थाओं को कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था कहा गया। ये इसने कॉन्सेप्ट के रूप में चर्चा की थी। इसकी शुरुआत वही पहले गवर्नर अल्मीडा ने की थी। फिर हमने कहा ब्लू वाटर पॉलिसी, इसकी भी शुरुआत अल्मीडा ने की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी को हमने बताया शांत जल की नीति, शांत जल की नीति की चर्चा हुई। इसमें कहा गया पुर्तगीज जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना उद्देश्य लेकर के आया था व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना, ईसाई धर्म को बढ़ाना, लेकिन इसके लिए उनके गवर्नरों को यह आदेश मिला हुआ था कि युद्ध की स्थिति कम आ पाए, संधि के द्वारा, अन्य प्रयोजनों के द्वारा किसी भी तरीके से समुद्र पर एकाधिकार बना रहे। इसीलिए पुर्तगीज अपने जो है इस पूरे शासन प्रणाली को एक विशेष नाम से जानते थे, जिसको कहते थे एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया। पुर्तगीज अपने इस समुद्री साम्राज्य को, जो समुद्र पर उनका एक अधिकार था, भारत में जो आया कंपनी के माध्यम से, उसको एस्टाडो द इंडिया नाम से, कंपनी के नाम से जाना जाता था। और दूसरे, ये अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे, ये अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे, पुर्तगीज अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे। अगर आपने रिसेंट में आई हुई एक फिल्म बाहुबली को देखा हो तो उसमें एक जल पर्वत की चर्चा होती है। पहले बाहुबली 1 की फिल्म को अगर आप देखें तो जल पर्वत की चर्चा होती है। उसी तरीके से जल पर्वत पर जो बाहुबली, महेंद्र बाहुबली थे, उन्होंने छलांग लगाते हुए वहां पहुंच करके फिर दूसरे तरीके चले गए, तो उस पर उनका एकाधिकार था उस जल पर्वत को। उसी तरीके से जल पर्वत ही समझिए, इस जल पर्वत पर या समुद्र पर पुर्तगीजों का वर्चस्व था। इतनी चर्चा हमने ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर हमने समाज के बारे में आपसे चर्चा किया था, महिलाओं की स्थिति के बारे में, कि पुर्तगीज गवर्नर अल्बुबर्ग जो था, उसने अपनी संख्या को, यहाँ आधार को मजबूत करने के लिए पुर्तगीज वासियों को प्रेरित किया। किसके लिए? यहाँ की महिलाओं से वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने के लिए। और जब वैवाहिक संबंधों को स्थापित करेंगे तो हमने आपको कल उदाहरण भी दिया था लालू परिवार और मुलायम परिवार में वैवाहिक संबंधों का, या इस तरीके से इंडस्ट्रियों को आप देखते हैं उनमें भी होते हैं। आप देखते हैं हीरो हीरोइन बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने में अपने आधार को मजबूत करने के लिए इस तरीके की चीजों को आप देखते हैं। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा हमने बिंबिसार की भी चर्चा की थी कि प्राचीन काल में भी हुआ। हमने अकबर की चर्चा की थी कि उसने भी राजपूत नीति में वैवाहिक संबंधों को ज्यादा वरीयता दी। ये सारी चीजें जो है हमने कल आपसे यहाँ चर्चा किया था। और हमने ये भी कहा था कि मुस्लिमों के प्रति इनका रवैया अच्छा नहीं रहा। इसका भी कारण हमने आपको बताया था, क्योंकि जब ये वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा तो अरब व्यापारियों का हमने बताया था 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं 16वीं शताब्दी तक पूरे एशिया के व्यापार पर इनका एकाधिकार था। उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए जब कोई दूसरी शक्ति आएगी तो विरोध होगा। इसीलिए जमहूरिन जो वहां के शासक थे इन यात्रियों का स्वागत करते हैं, और लेकिन मुस्लिम व्यापारी इनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए उस पॉलिसी के तहत पुर्तगीज जो है मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इस तरीके की चर्चा हमने किया था। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें वही मूल कारण जो है वो सब हमने आपको बता दिए। आज हमको जो चर्चा करना है वो चर्चा करना है पुर्तगीज गवर्नरों के बारे में, कि पुर्तगीज गवर्नरों ने कैसे काम करना शुरू किया। ठीक, इतनी चर्चा हम जो किए, ये रिवीजन क्लास था आपका। अब हम शुरुआत करते हैं गवर्नरों से। इतनी 2 दिन 3 दिन की क्लास में ये चर्चा हुई। आपको लग रहा होगा कि गति बहुत ही धीमी है, लेकिन शुरुआत में आप हमको समझने की कोशिश करिए, हम आपको समझने की कोशिश करें, ताकि चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ से परीक्षा में अगर आप देखें, जो हम आपको प्रश्न का सीरीज भी कल उपलब्ध कराएंगे, इसमें वो PDF फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएगा। देखेंगे पुर्तगीज से कम 25 से 30 प्रश्न, कुछ प्रश्न एक प्रश्न 4-5 बार पूछे गए हैं, लेकिन पुर्तगीजों के लेकर के UPSC, UPPCS अन्य छोटी मोटी परीक्षाओं में कम से कम 25 बार प्रश्न आ चुके हैं।
कुछ प्रश्न रिपीट किए गए हैं, कुछ जो है नए तरीके के प्रश्न बना के पूछे गए हैं। तो अर्थात पुर्तगीज यूरोपियों के आगमन में इंपॉर्टेंट फेज है। फिर यहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए पुर्तगीज की चर्चा हम थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पुर्तगीजों को समझ जाएंगे तो भारत में अन्य व्यापारी जो आए या फ्रांसीसी जो संघर्ष इसके लिए के उसकी थीम को भी आप समझ लेंगे। ठीक, अब भारत में देखिए पुर्तगीजों के जो गवर्नरों को हम पढ़ते, महत्वपूर्ण गवर्नरों के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था ये क्रैश कोर्स की तरीके से है, सिलेबस का 95% हम आपको चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण गवर्नरों की चर्चा करते हैं, पुर्तगीज गवर्नर जो है महत्वपूर्ण जो है। ठीक, इसमें पहले गवर्नर के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, फ्रांसीसी अल्मीडा। अल्मीडा नाम है, अल्मीडा ही आप याद करिए, पहला गवर्नर है। ये 1505 से 1509 तक इनका पीरियड रहा। 1505 से लेकर के 1509 तक रहा। देखिए 1498 में वास्को डी गामा आया, 1500 में अल्बरेज आया, 1502 में और 1503, ये दो स्थिति थी। तो 1505 और 3, देखिए 1502 और 3 में ये अल्मीडा यहां थे, 1502 और 1503। 1503 में पहली पुर्तगाली कोठी कहिए चाहे पुर्तगीज कोठी कहिए, वो कोचीन में स्थापित हुई 1503 में। 1503 में पहली पुर्तगीज कोठी स्थापित हुई। जब कोठी स्थापित हो गई, आधार बन गया पुर्तगालियों का, तब जाकर के गवर्नर के पद को सृजित किया गया। उसके पहले वो वहां के राजा और वहां के जो प्रभारी थे भारत के, वहां के जो किंग थे, पुर्तगाल के राजा थे और जो प्रभारी भारत के थे, उनके अधीन ये लोग व्यापार वाणिज्य करते रहते थे। लेकिन जब 1503 में कोचीन में पहली कोठी स्थापित की गई पुर्तगीजों की, तब जाकर के गवर्नर के पद यहाँ के शासन को व्यवस्थित करने के लिए यहां से सत्ता को यहां हस्तांतरित किया गया। तब पहला पुर्तगीज गवर्नर बना 1505 में, तो से लेकर के 1509 तक फ्रांसिस अल्मीडा। इसने जो है भारत में कोचीन को जो है अपना आधार बनाया और इसको जो है किलेबंदी करने की कोशिश की। इसी पुर्तगीज गवर्नर ने, फ्रांसीसी अल्मीडा ने, कल जो हमने चर्चा किया था, इसके इस समय में ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी का श्री गणेश करने वाला यही था। अर्थात शांत जल की नीति को प्रभावित करने वाला कौन था? शांत जल की नीति को फ्रांसिस अल्मीडा। ठीक, ये फ्रांसिस अल्मीडा। अब हमको नहीं लग रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में आपको फिर से